हेलो बच्चों, आपके अपने नीतू क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का बताने वाले हैं। सारा सब्जेक्ट का बनाकर डाला हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारा सब्जेक्ट का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वही आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसलिए आपका जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे रट लीजिएगा। और आज का वीडियो में हम आपको मैथ बना रहे हैं, मतलब मैथ का क्वेश्चन बता रहे हैं। तो मैथ तो ऐसे जल्दी किसी को समझ में आता नहीं है जब तक उसको बना के नहीं बताया जाता है। इस वीडियो में हम आपको 40 प्रश्न कवर करने वाले हैं और 40 प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल ही पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को पूरा रट लीजिएगा और सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन को रट लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, यानी 100% आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आपके पास तो अब उतना टाइम है नहीं कि आप लोग को एकदम डिटेल में मैथ पढ़ाया जाए, तो हमसे जितना हो सके उतना हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं समझाएंगे, क्योंकि आपके पास अब उतना टाइम नहीं है कि आप ज़्यादा लंबा चौड़ा समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि परिमेय संख्याओं को निरूपित किया जाता है। कहने का मतलब समझिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि P/Q के लिए, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आप लोग इस पे टिक लगा लीजिएगा, यानी यही आपका ऑप्शन सही रहेगा। P/Q के लिए परिमेय संख्या को P/Q के रूप में निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या शामिल हो तो उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्या। ज़्यादा हम आपको लंबा चौड़ा खींचकर नहीं बताने वाले हैं, बस शॉर्ट तरीके से आपको समझाएंगे। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को समूह को कहते हैं वास्तविक संख्या। अगला प्रश्न है देखिए, संख्या रेखा पर 0 से प्राकृत संख्या तक को क्या कहते हैं। यानी संख्या रेखा पर 0 से लेकर, ये कोई संख्या रेखा दिया हुआ है और 0 है और इस पे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक है। तो इस संख्या को क्या कहते हैं। तो इस संख्या को कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्या में 0 जुड़ जाता है ना, तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये प्राकृत संख्या 1 2 3 4 होता है, यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और जब उसमें 0 लग जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाता है। अगला प्रश्न है mx² प्लस 2x प्लस m बराबर 0 हो तो मूल्य वास्तविक होंगे यदि। कह रहा है कि इसमें m का मान, ठीक है, क्या होगा कि मूल्य वास्तविक हो जाएंगे। ठीक है, तो m बराबर इसमें क्या होगा कि मूल्य वास्तविक हो जाएंगे। तो जब इसमें m बराबर +-1 होगा ना, तो क्या होगा, मूल्य वास्तविक हो जाएगा। इसमें m बराबर +-1 होगा तो मूल्य हम लोग का वास्तविक होगा। इसको ये बनाने पर बहुत लंबा जाता है, इसलिए हम केवल आपको शॉर्ट में इसका आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, कि जब m बराबर m+1 होगा, +-1 होगा, तो ये मूल्य वास्तविक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 13 23 का सर्वांतर क्या है। सार्वअंतर क्या है। सार्वअंतर कहने का मतलब कि इसका घटाव, इस पद में से इसको घटाने पर 10 आएगा, इस पद में से इसको घटाने पर 10 आएगा। जब ये दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है और घटाने पर नीचे सेम आता चला जाए, तो वही हम लोग का सर्वांतर होता है। अगर सेम आता नहीं है तो वो एपी में रहता ही नहीं है। अगर सेम आता नहीं है तो एपी में नहीं रहता है। अगर सेम आता है तो वही हम लोग का जो घटाने पर सेम आता है वो सर्वांतर हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा। कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद ए हो, यानी उसका पहला ही पद ए दिया हुआ है और जो सर्वांतर है वो डी दिया हुआ है, तो कह रहा है कि एनवा पद क्या होगा।
तो एनवा पद के लिए केवल हमको मतलब कि एन के जगह पे एन रख देना है। तो आप लोग को तो पहले एपी का सूत्र पता होना चाहिए कि ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो देखिए सर पहला पद ए हो गया, एनवा पद कर रहा है तो एन हो ही गया और सर्वांतर डी हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगला प्रश्न है 3, 5, 2, 5, 7, 8 का बहुलक होगा। देखिए फिर से 3, 5, 2, 8, 2, 5, 7, 8, 5 का बहुलक होगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि बहुलक होता क्या है। तो बहुलक हम लोग उससे कहते हैं जो बार बार आता है। तो इसमें एक संख्या है जो बार बार आया हुआ है, जैसे में 5 देखिए कितना बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। तो यदि हमसे कभी बहुलक पूछता है तो जो बार बार आता है उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, जो बार बार आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। तो बहुलक निकालने का जरूरत नहीं है, इतना से समझ के आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं 5, क्योंकि आपको एग्जाम में अपना टाइम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर कॉस सेक 1 बटा में कोसेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा में कोस थीटा। फिर देखिए अगला प्रश्न वही है कि 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक क्या होगा। जैसे कि हमने आपको इस क्वेश्चन में बताया कि जो बार बार आता है, तो इसमें देखिए कौन सा संख्या बार बार आया हुआ है। तो 2, 2, 2, 2, 2 कितना बार है, 3 बार है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए करें कि 2 लगातार संख्याओं का मशक क्या होगा, 2 लगातार संख्याओं का मशक क्या होगा। तो 2 लगातार संख्याओं का मशक 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। तो जब हम लोगों से द्विघात बहुपद का शून्यक पूछता है तो द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। एक होता है अल्फा प्लस बीटा और एक होता है अल्फा इंटू बीटा। करने का मतलब इससे आप लोग को समझ भी नहीं आएगा। जब भी हम लोग द्विघात समीकरण को तोड़ते हैं तो 2 ही हम लोग का आंसर निकलता है। तो इसलिए द्विघात समीकरण के शून्यक 2 होते हैं, इतना आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एक रैखिक समीकरण के घात होते हैं। एक रैखिक समीकरण के कितने घात होते हैं। तो रैखिक समीकरण के 1 घात होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है कि कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस ए, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस ए। तो कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस ए, तो कॉस को चेंज कर देता है साइन में और यहाँ पर थीटा के जगह हम लोगों का ए लिखा हुआ है, तो साइन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा साइन ए। अगला प्रश्न है कि 5, 3, 7, 6, 2, 1, 4, 2, 1 का माध्यिका क्या होगा। तो हम लोगों से माध्यिका निकालने के लिए पूछ रहा है। तो जिसको माध्यिका इसका निकालना है, देखिए हमको माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबको जोड़ेंगे और जितना संख्या उससे भागा दे देंगे। तो यहाँ पर जोड़िए 5, 3, 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 और नीचे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है। जब टोटल संख्या को जोड़ेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा और नीचे में 7 है। 7 हम किस लिए दिए हैं कि यहाँ पर 7 को संख्या है, तो 7 से भागा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये जल्दी बनाने का तरीका होता है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना की 0 प्रायिकता होती है। इस प्रश्न को आप लोग देखिए जितना हो सके रट लीजिएगा। अब तो मैथ बनाने का टाइम, मैथ तो ऐसा चीज़ होता है जो बनाया जाता है, लेकिन अब आपके पास बनाने का टाइम नहीं है। तो जितना प्रश्न हम आपको बता रहे हैं उतना प्रश्न जरूर रट लीजिएगा और 80 प्रश्न में या 40 प्रश्न आपके पेपर में शामिल रहेगा, तो इसको जरूर रटिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि सेक 45 का मान होता है। तो सेक 45 डिग्री का मान होता है √2। सेक 45 डिग्री का मान होता है √2। ये मान वाला जितना होता है ना उतना आप लोग को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि मान वाला में से 4-5 प्रश्न तो पूछ ही देता है। तो अगर आपको याद रहता है तो आप जल्दी से इसको बना पाएंगे।
यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर √3/2, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है √3/2, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो इसको अब हमको पूरा लॉन्ग में करके बताना पड़ेगा, लेकिन शॉर्टकट में आंसर हम आपको बता देते हैं कि शॉर्टकट में इसका आंसर हो जाएगा √3। अब कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए हम छोटा सा आपको बता भी दे रहे हैं कि कैसे होगा और कैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले तो एक छोटा सा देखिए, बहुत छोटा छोटा एक ट्रिक होता है छोटा सा। देखिए यहाँ पर हमने आपको आंसर बताया कि √3, तो पहले जानिए साइन थीटा बराबर दिया हुआ है √3/2, तो साइन थीटा बराबर होता है कि लंब और लंब बटा में कोण होता है। तो यहाँ पर एक आप लोग समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, और देखिए कि लंब हो गया आपका √3, कोण हो गया 2, और आपको निकालना है आधार। तो आधार निकालने के लिए इसको ABC नाम दर्शा दीजिए। आधार आपको निकालना है, तो देखिए कोण में से हमको लंब को घटा लेना है। कोण में से क्या करना है, लंब को घटा लेना है, यानी स्क्वायर करके घटा लेना है। आपको निकालना है कि BC बराबर, तो क्या करना है कि AC² - AB का स्क्वायर, तो AC है 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 दूनी के 4, 3 के 9, 9 के वर्गमूल 3, तो यहाँ पर घट के आ गया 1, यानी आधार कितना आ गया, 1 आ गया। तो टेन थीटा बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब हो गया हम लोग का √3 और आधार हो गया 1, तो इसीलिए 1 नीचे रहता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसका आंसर हो गया √3। तो इसका आप लोग शॉर्टकट आंसर याद कर लीजिएगा, √3 यहाँ पर हम आपको बनाकर बता दिए। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि साइन 63 डिग्री और कॉस 27 डिग्री, तो इसको चेंज करके कटाना रहता है। तो चेंज हम करके कटाएंगे नहीं, डायरेक्ट इसका मान बता रहे हैं कि इसका आंसर 1 हो जाएगा। जब भी ऐसा आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा ना, तो इसका आप लोग, क्योंकि आपको एग्जाम में अपना टाइम बचाना है, ना कि इसको पूरा लंबा चौड़ा करके बनाना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमको लंबा चौड़ा करके बनाने का कोई जरूरत नहीं होता है। तो इसका केवल एक ही आंसर है 1। अगला प्रश्न है, देखिए अगला फॉर्मूला दिया हुआ है कि 1 + tan² थीटा, तो 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। ये फॉर्मूला से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूरा फॉर्मूला को आप लोग रट लीजिएगा। अब देखिए 20वां प्रश्न है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है। जो त्रिज्या कह रहा है वो r है, ऊंचाई जो कह रहा है h है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले शंकु का आयतन होगा, सबसे पहले आप लोग शंकु का आयतन क्या होता है ये लिख लीजिए। तो 1/3 πr²h, तो कुछ नहीं करना है, हमसे त्रिज्या कह ही रहा है कि r है, तो त्रिज्या r है। h का ऊंचाई कह रहा है h है, तो ऊंचाई h है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1/3 πr²h। ये केवल फॉर्मूला, आपको यहाँ पर केवल फॉर्मूला देखना है। जब ऊंचाई h ही दे देगा और त्रिज्या r ही दे देगा, तो आयतन पूछेगा तो केवल आयतन का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें आयतन का फॉर्मूला क्या है। अगला प्रश्न है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उसकी त्रिज्या 2:3 है। कह रहा है कि देखिए इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये जानिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, देखिए यहाँ पर हमको दो वृत्त का क्षेत्रफल उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 वृत्त कह रहा है, तो पहले 2 वृत्त का आप लोग क्षेत्रफल लिख लीजिए, πr² होता है। तो एक का दिया हुआ है तो इसको हम लोग r1 मान लेंगे, πr² इसको r2 मान लेंगे। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 का मान 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, r2 का मान 3 है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 4:9। इसका आंसर है 4:9। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या है। त्रिज्यखंड की चाप का लंबाई होता है θ/360 2π, θ/360 2πr होता है। अगर यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता, यहाँ पर अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता तो θ/360 πr² हो जाता है। अब यहाँ से चाप की लंबाई पूछ रहा है तो 2πr होता है। तो θ/360 2πr, चाप की लंबाई क्या होती है, θ/360 2πr। अगला प्रश्न है, देखिए
माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या है? माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या है? तो उसके अंतर को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुलक। अगला प्रश्न है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो √3 होता है। और जब हमको इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 के 9 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा किसके बराबर है? यानी कहने का मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा में किसका मान जो होता है ना, दोनों का बराबर होता है। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा में 45 डिग्री का मान दोनों के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, देखिए, एक रेखा जो वृत्त के 2 भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है तो वह क्या कहलाती है? तो वह जीवा कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा जीवा। एक रेखा जो वृत्त के 2 भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है वह जीवा कहलाती है। कौन सी घटना प्रायिकता में नहीं हो सकती है? कौन सी घटना प्रायिकता में नहीं हो सकती है? तो कभी हम लोग का पॉइंट में घटना प्रायिकता में नहीं होती है, तो इसे पॉइंट में कोई आंसर दिया रहेगा तो वही आंसर आपका सही हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला प्रश्न है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बराबर होगा। तो साइन बी प्लस सी किसके बराबर होगा? तो ये कॉस a/2 के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदु 2√3 माइनस 2 किस पाद में स्थित है? ये पूछ रहा है कि किस पाद में स्थित होता है। तो ये चतुर्थ पाद में स्थित होता है। इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पाद में स्थित होता है, तो चतुर्थ पाद हो जाएगा। बिंदु इतना मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 2 धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकालने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकालने के लिए किया जाता है, निकालने के लिए। अगला दिया हुआ है कि 2.√3 के ऊपर रेखरिंग है का परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। इसको परिमेय संख्या के 7/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसको परिमेय संख्या के रूप में यदि व्यक्त करेंगे ना तो 7/3 होगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो इसको हम लॉन्ग नहीं करके बताएंगे, बस इसका शॉर्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं। 12, 17, 22, 27 का सर्वांतर क्या है? तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में इस टाइप का एक पहले भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है तो 5 हो जाएगा। इसमें भी घटाएंगे आप लोग 5 हो जाएगा, इसमें भी 5 हो जाएगा, तो इसका सर्वांतर हो जाएगा 5, यानी डी बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा? तो 5 आ जाएगा। डी को हम लोग सर्वांतर कहते हैं। 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो इन्फिनिटी यानी अनंत। इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अगला दिया हुआ है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसका मान हो जाएगा, इसका मान होता है कॉट स्क्वायर ए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इसका केवल हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं। कह रहा है कि वृत्तांश का कोण कितने डिग्री का होता है? तो वृत्तांश का कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 संख्याओं का माध्य क्या होगा? 1,
2 3 4 5 ये सबको आपको जोड़ लेना है। जोड़ लीजिए और 5 से भागा दे दीजिए। तो 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 और 6 5 कितना हो जाएगा? तो 6 5 10 हो जाएगा और 10 5 15 हो जाएगा। तो 15/5 यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका 15/5 हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। करेक्ट। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, -1 होता है तो इसका आंसर हो जाएगा -1। अगला, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है? तो यह 1 के बराबर होता है। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है। 3 5 4 3 2 3 3 3 1 3 का बहुलक क्या होगा? तो जो बार बार आता है वह बहुलक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।